हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर सॉल्यूशन। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी देखी थी हमने सॉलिड्स की लिक्विड के अंदर और गैस की लिक्विड के अंदर। अब हम देखने वाले हैं एक लिक्विड के अंदर लिक्विड कैसे डिसॉल्व हो रहा है। हमने पढ़ा हेनरीज लॉ, हमने पढ़ा डाल्टन्स लॉ। ये सारा उस कंडीशन में था जिसके अंदर एक जो वेपर प्रेशर बन रहा था वो सिर्फ गैस की वजह से था। अब हम बात कर रहे हैं कि जो प्रेशर बन रहा है वो लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन है। इट मीन्स ये दोनों लिक्विड कैसे होंगे, वॉलेटाइल। सो हमारे पास जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन आएगा बच्चों, उसके अंदर एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। इस केस के अंदर जो आपका सॉल्वेंट होता है वो तो हमेशा ही वॉलेटाइल आता है, यानी कि इसने कोई ना कोई वेपर प्रेशर बनाना ही बनाना है। इसके गैस के मॉलिक्यूल्स उड़ेंगे, वेपर प्रेशर बनेगा। लेकिन व्हाट हैपन्स अगर ये भी वॉलेटाइल हो जाए, क्योंकि अगर ये वॉलेटाइल फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि जो प्रेशर आया वो सिर्फ इस कंपोनेंट की वजह से है। व्हाट इफ सॉल्यूट भी आपका वॉलेटाइल हो जाए, उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे। अब हम ये देखते हैं, हमारे पास एक चेम्बर है और इस चेम्बर के ऊपर हमने एक पिस्टन अप्लाई किया है, ठीक। और यहाँ हमने एक सॉल्यूशन मिक्स किया है विच इज़ अ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों ही चीज़ें, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी, अपनी लिक्विड फेस के अंदर हैं। अब अगर लिक्विड फेस में है और वॉलेटाइल है तो कोई ना कोई गैस बनाएंगे, ठीक है, कोई ना कोई बनाएगा ही। चलो हम देखते हैं, पहले सिर्फ एक लिक्विड रखते हैं, यहाँ पे हम कुछ नहीं रखते, सिर्फ एक लिक्विड रखा है, ठीक है। और दूसरा हमने ले लिया, उसके अंदर भी एक और लिक्विड रख लिया, यहाँ भी एक लिक्विड रखा है। दिस इज माई लिक्विड नंबर 2, ठीक। अब देखो ये भी वॉलेटाइल है और ये भी वॉलेटाइल है। अभी ये दोनों अलग अलग हैं, कोई सॉल्यूट नहीं कोई सॉल्वेंट नहीं, दोनों अलग हैं अभी, ठीक है। अब होगा क्या, इसकी वजह से बीइंग वॉलेटाइल कुछ पार्टिकल्स वेपर फेज में जाएंगे, उनका कोई ना कोई प्रेशर बनेगा। सो दिस इज मार्क कर लेते हैं, ये इसका वेपर फेज है इन गैशियस फॉर्म, ठीक है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है जो। तो दिस इज माई गैस फेज, दिस इज माई लिक्विड फेज। अगेन इसका भी कोई ना कोई प्रेशर होगा विच इज गोइंग टू बी इन गैस फेज, ठीक है। अब यहाँ पे जो P1 नॉट P2 नॉट हमने लिखा है, P1 नॉट इज दी प्योर कंपोनेंट ए है, हम इसको ए कर लेते हैं, इसको बी कर देते हैं, ठीक है। प्योर कंपोनेंट 1 कर लो, चलो ए नहीं तो 1, हमने यहाँ 1 लिखा है तो 1 ही रहने देते हैं, इसको 1 कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है। दैट विल मेक इट ईजी फॉर अस। सो प्योर कंपोनेंट 1 का पार्शियल प्रेशर मिल गया, दिस इज द पार्शियल प्रेशर, ठीक है। P2 नॉट क्या हो गया हमारा, प्योर कंपोनेंट 2 का पार्शियल प्रेशर, ठीक है। ये दोनों लिक्विड अपनी अपनी जगह पे वॉलेटाइल हैं, कुछ लिक्विड फेस में है और कुछ गैशियस फेस में है। कब, तब इसके ऊपर कोई पिस्टन है और ये बंद है। जब भी बंद होगा इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा कि कुछ पार्टिकल वेपर फेज में लिबरेट हो गए, कुछ कंडेंस होकर लिक्विड में आ गए। इट विल गो ऑन टिल इट अटेन्स एन इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन दोनों को मैंने एक चेम्बर में मिक्स कर दिया, कुछ पार्ट उसका ले लिया और कुछ पार्ट उसका ले लिया, ठीक है। नाउ दिस इज हैविंग लिक्विड एंड 1 एंड 2, दोनों के दोनों इसके अंदर पड़े हैं। और यहाँ भी अब जो गैस फेज में होगा वो भी आप देखोगे कि दोनों का होगा, तो यहाँ हम पी टोटल कर लें इसको, क्योंकि इसमें अब हमें देखना है किसका कितना प्रेशर आएगा, ठीक है। सो दिस इज माई सॉल्यूशन एंड दीज आर माई प्योर कंपोनेंट्स, ठीक है जी। सो ये सिचुएशन है। अब हमने ये देखना है कि इसमें से हम प्रेशर को रिलेट कैसे करें, टोटल प्रेशर कैसे देखें, पार्शियल प्रेशर क्या देखें, जो प्रेशर अंदर है उसकी भी कुछ वैल्यू होगी, वो कैसे कैलकुलेट होगा, हमने यहाँ पे इसी को कैलकुलेट करना है। ये आ गया पी टोटल। अब हमारे पास जो डाल्टन है हमारे, उनका तो एक सिंपल सा फंडा था कि टोटल प्रेशर है तो इसका मतलब यहाँ इसका फर्स्ट कंपोनेंट का प्रेशर और सेकंड कंपोनेंट का प्रेशर दोनों ही मिक्स करके प्रेशर बनाएंगे। ये हमने क्लास 11 में भी देखा है कि जब भी हम टोटल प्रेशर देखते हैं तो हम उसके प्रेशर्स को प्लस कर लेते हैं, दोनों कंपोनेंट के प्रेशर को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ये तो रहा हमारी सिचुएशन। इस सिचुएशन का यूज़ किया गया, हमारे कुछ साइंटिस्ट ने इसको यूज़ किया। इस सिचुएशन में उन्होंने ये कहा, पहले हमारे साइंटिस्ट आए एक, क्योंकि अभी तक जो हो रहा था वो नॉन वॉलेटाइल लिक्विड्स के बारे में बात हो रही थी। जब वॉलेटाइल लिक्विड्स की बात करने की आई तो हमारे एक नए साइंटिस्ट आए, रॉल्ट।
he gave a relationship, Rolt gave a relationship between these two volatile liquids in solution state, और इसी को उन्होंने कहा, दिस वॉज कॉल्ड एज रॉल्ट लॉ. सो रॉल्ट लॉ ने क्या किया? रॉल्ट लॉ इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वॉलेटाइल लिक्विड्स इन सॉल्यूशन. कौन सी स्टेट? सॉल्यूशन स्टेट के अंदर. मतलब क्या है इस रॉल्ट लॉ का डेफिनेशन अगर हमें देखना हो तो व्हाट इज दिस? फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ volatile liquids, the partial vapor pressure of each component in the solution. The point is in the solution. जो डाल्टन ने दिया, मोल फ्रैक्शन से रिलेट किया, वो किस में था? सॉलिड और लिक्विड रिलेशनशिप में या गैस और लिक्विड में, तब जब वो नॉन वॉलेटाइल था. डाल्टन भी अपना वॉलेटाइल सॉल्यूशंस के लिए अपना एक अलग लॉ देगा जिसका हम बाद में देखेंगे. फिलहाल हम देखते हैं रॉल्ट लॉ क्या कहता है. फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड्स, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज directly proportional to its mole fraction. ठीक है जी. अब इसको हम P1 नॉट से नहीं लिखेंगे क्योंकि P1 नॉट क्या है? दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी किसी के साथ वो मिक्स नहीं हुआ. प्योर कंपोनेंट के लिए हम नॉट लगा रहे हैं. ठीक है जी. सो हम लिख सकते हैं कि partial pressure of 1 is directly proportional to the mole fraction of 1, and similarly partial pressure of 2 is directly proportional to mole fraction of second. लिख सकते हैं इस चीज़ को, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है जी. तो हम इसको लिख सकते हैं partial pressure is directly proportional to mole fraction and partial pressure of 2 is directly proportional to its mole fraction. इसी को अगर हम फर्दर खोलना चाहें तो क्या होगा? जब ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, यानी कि उसका प्योर कंडीशन में क्या पार्शियल प्रेशर होगा, उसके कितने मोल अवेलेबल हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा. इट इज़ जस्ट लाइक आप ये कह सकते हो दैट इफ अ पेंसिल इज ऑफ 1 रुपी, हाउ मेनी पेंसिल्स आई हैव गॉट, व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट. तो अगर 1 रुपये की पेंसिल पड़ती है मुझे और मुझे 10 पेंसिल्स मेरे पास हैं, सो इट विल बी इक्वल टू 10 रुपीज़. ठीक है. तो सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा कि प्योर कंपोनेंट का प्राइस ले लिया या पार्शियल प्रेशर ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स अवेलेबल कितने हैं उसको ले लिया, टोटल प्रेशर वो कितना एक्सर्ट करेगा वो कैलकुलेट हो जाएगा. तो सिमिलरली हम लोग इसको कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर 2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ऑफ 2 एंड इट्स मोल फ्रैक्शन. ठीक. और हमें मालूम है कि मोल फ्रैक्शन 1 प्लस मोल फ्रैक्शन 2 व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बाइनरी सॉल्यूशंस, यानी कि इसके अलावा और कोई कंपोनेंट या नहीं है, तो टोटल मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1. फाइन. सो हम किसी की भी एक वैल्यू ले सकते हैं. चलो हम इसमें x2 की वैल्यू निकाल लेते हैं. इट इज़ 1 माइनस x1, ये हम यूज़ करेंगे. ठीक है जी. इसको आगे को रिलेशनशिप को डिवेलप करने के लिए. अब डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने एक बड़ी सीधी सी बात की हुई है. डाल्टन सेड कि टोटल प्रेशर अगर सॉल्यूशन का देखें तो वो किसकी वजह से है? इन दोनों की वजह से. P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, और रॉल्ट लॉ ने हमें P1 और P2 कैलकुलेट करके दे दिया है. सो वी कैन से कि P टोटल हम कह सकते हैं इक्वेशन दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4. सो वी कैन पुट ऑल द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4. सो P टोटल क्या हो जाएगा? दैट इज P1 नॉट मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 प्लस
P02 मोल फ्रैक्शन ऑफ 2। ठीक है, हम यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो हम कह सकते हैं P10 x1 प्लस P20 x2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस x1 लिखी जा सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो P10 x1 प्लस P02, अगर इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, P02 माइनस P02 x1। अब x1 के कंपोनेंट इकट्ठे कर लेते हैं। सो वी कैन से P02, इसको साइड पे निकाल लिया हमने, प्लस x1 को कॉमन ले लें तो इट विल बी P1 माइनस P2 नॉट। वी कैन से दैट दिस इज द टोटल प्रेशर। We can easily find this equation. Similarly, अगर हम इसको सेकेंड कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन के हिसाब से देखें तो इसी वैल्यू को दोबारा पुट कर लें। P total is equal to P10 x1 plus P02 x2 and again x1 plus x2 is equal to 1. So यहाँ से x1 की वैल्यू ले लें तो 1 minus x2 हो जाएगा. This again we are going to utilize and you in this equation. So P10 x1 की वैल्यू पुट करें 1 minus x2 plus P20 x2. ठीक है जी. So P10 minus P10 x2 plus P20 x2. x2 की इकट्ठा कर लेंगे P10. ठीक है, और हम माइनस जो है वो कॉमन नहीं ले रहे हैं, वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट. सो इसको प्लस ही रखेंगे, प्लस कर लेते हैं और x2 को कॉमन लेंगे एंड वी विल राइट P20 माइनस P10. ठीक है. सो आप इसको ज़रा ध्यान से देखोगे, अगर आप मोल फ्रैक्शन 1 को निकाल कॉमन लेते हो तो यू विल गेट P20 P1 माइनस P2. अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ले रहे हो तो P20 जो अकेले था उसकी जगह P10 आ गया, P1 माइनस P2 की जगह P2 माइनस P1 आ गया. तो आप दोनों तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज गिवन टू अस इन द न्यूमेरिकल. ठीक है जी. इसको ज़रा रीराइट कर लेते हैं. इट लुक्स लिटिल शैपी. सो P total is equal to P10 plus mole fraction of 2 P20 minus P10. राइट. ये जो हमारे पास आया है इसे हम बोलते हैं रॉल्ट Raoult's law equation. दिस इज कॉल्ड एज Raoult's law equation. और इसके बेस पे हम कई ग्राफ्स बनाएंगे जिसकी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है क्वेश्चंस के अंदर. तो चलो एक बार इसको देखते हैं. आसान है लेकिन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है. इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, लेकिन उस ग्राफ को बनाने से पहले इसका कंक्लूजन देखते हैं. पहली चीज़ ये कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन, ये कहाँ था, डाल्टन ने दिया था ओवर द सॉल्यूशन. देखो इन चीज़ों को ही ध्यान में रखना है. न्यूमेरिकल्स में यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आएंगे कि कौन से प्रेशर की वो बात कर रहे हैं. सो टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन can be related to the mole fraction of any one. हमने ऊपर देखा, एक बार x2 ले लिया, पीछे हमने x1 भी लिया. सो एनी वन कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट की अगर आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाती है तो हम टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी आर गिवन द स्टैंडर्ड प्रेशर्स ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स. ठीक. सेकेंड थिंग आपके पास है कि टोटल वेपर प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन वेरीज linearly with the mole fraction of component 2. हम ये किससे ले रहे हैं, अगर हम 1 का ले लेते इक्वेशन तो ये 1 बन जाता. हम इसको ले रहे हैं रॉल्ट लॉ की इस इक्वेशन के साथ. अब आप देखिए लीनियर इक्वेशन कैसे है. P total is equal to P10 plus x2 P20 minus P10. अब बच्चों ध्यान रखना
कि जो आपका P2 नॉट P1 नॉट है ये कांस्टेंट होते हैं. दीज आर द स्टैंडर्ड पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी वॉलेटाइल लिक्विड. ठीक है, सो हम इसको मान लेते हैं y. दिस इज गोइंग टू बी आवर कांस्टेंट, दिस इज गोइंग टू बी योर m, एंड x2 क्या हो जाएगी आपकी x. ठीक है जी, तो ये आपका आ गया, लीनियर इक्वेशन बन गई. यानी कि ये कांस्टेंट y इज डिपेंडेंट ऑन द x और m क्या हो जाएगी आपकी, दिस इज गोइंग टू बी योर स्लोप. सो P2 माइनस P1 निकालना है अगर हमने, तो y एक्सिस पे टोटल प्रेशर ले लीजिए और x एक्सिस के ऊपर आप मोल फ्रैक्शन ले लीजिए, तो आपको लीनियर ग्राफ मिल जाएगा. देखिए कैसे, हम सिंपल सा एक ग्राफ बनाते हैं, डिटेल हम उसकी बाद में रखेंगे. दिस इज योर पार्शियल प्रेशर एंड दिस इज योर मोल फ्रैक्शन. ठीक है, सो द रिलेशनशिप कैसा रहेगा, 1 है, ये भी 1 है, पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है ना. तो इसका मतलब इट इज इंक्रीजिंग. जब इंक्रीज करेगा तो ये क्या रिलेशनशिप में इंक्रीज करेगा, लाइक दिस. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर m, दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ. तीसरी कंडीशन ये आती है, जो कंक्लूजन हम यहाँ से ले रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट्स 1 एंड 2, क्या उनका वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का, क्योंकि दोनों ज़रूरी है मेरे लिए. टोटल प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन या तो डिक्रीज करेगा या तो इंक्रीज करेगा. विद द डिक्रीज और इंक्रीज, विद द डिक्रीज और इंक्रीज ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 अगर आप इक्वेशन में x1 लेते हैं, और कंपोनेंट 2 अगर आप इक्वेशन में x2 लेते हो, क्योंकि प्योर प्रेशर तो सभी में, दोनों में ही आएगा. P1 नॉट P2 नॉट तो आना ही है. ठीक है, सो चलिए इसका ग्राफ देखते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा हमें. इस ग्राफ की इंटरप्रिटेशन के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, हाउ टू इंटरप्रेट इट, तो इसमें मुश्किल नहीं है, बस ध्यान से देखिएगा. अभी हमने लीनियर वाली बात, इक्वेशन की बात की थी, तो दिस इज द पार्शियल वेपर प्रेशर जो हमने यहाँ ले लिया. ठीक है जी, और यहाँ हमने ले ली अपनी मोल फ्रैक्शन. ठीक, यहाँ हम मार्क कर लेते हैं. चलो, एक ऊपर x1 यहाँ आ गई, x1 यहाँ भी आएगा, x2 यहाँ भी आएगा और x2 यहाँ भी आएगा. क्यों आएगा, देखो दोनों कंपोनेंट्स में से मैंने क्या देखा है, प्योर देख रहे हैं पहले. प्योर अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ मान के चलते हैं कि अभी x1 की जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर वो 1 है, यानी कि मैक्सिमम है, क्योंकि हमें पता है x1 प्लस x2 क्या होगा, 1. अगर x की वैल्यू 1 कर दूँ तो x2 0 हो जाएगी, तो यहाँ x2 की वैल्यू 0 रख देते हैं. अब अगर यहाँ पर मैक्सिमम हो जाती है, यानी ये 1 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगी. अब आप ये सोचिए, जिसका मोल फ्रैक्शन मैक्सिमम होगा, पक्की बात है प्रेशर भी उसी का हमें ज़्यादा मिलने वाला है. इसका मतलब x1 का प्रेशर ज़्यादा है, ये रहा, दिस इज़ व्हाट, P1 नॉट. और हमने ये भी देखा है कि ये ग्राफ जो है वो इंक्रीज करता है ना. इट इज़ गोइंग टू बी इन अ स्ट्रेट लाइन विद इंक्लाइंड स्लोप, यानी कि एंगल जो है वो पॉजिटिव में होगा, इट हैज़ टू मूव अपवर्ड. ओके, अब अगर मान लीजिए x2 1 हो जाता है तो पार्शियल प्रेशर पक्की बात है, प्लस जो आपका प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ x2 है वो सिर्फ मिलेगा, और P1 नॉट जो है वो 0 हो जाएगी, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, और अगर इसी को ऊपर ले जाएं तो ये P2 नॉट हो जाएगा. ठीक है, मैंने इसको ऊपर क्यों लिखा है, मैंने इसको ऊपर इसलिए लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे पास जो ग्राफ बनने वाला है वो इंक्लाइंड स्लोप के साथ आने वाला है, एंड इट हैज़ टू बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, तो मैं इस P2 को थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, चलो यहाँ से छोड़ते हैं. ठीक है जी, P2 नॉट आ जाएगा. अब आप ये देखिए, जब x2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ x2 वॉज मैक्सिमम, तो ये इसका पार्शियल प्रेशर हो गया. जब ये मैक्सिमम था, ये इसका प्योर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर हो गया. ठीक है जी, अब होगा क्या, हम अगर ध्यान से देखें तो ये कॉन्सेंट्रेशन 1 से 0 आ रही है. ठीक है, और ग्राफ के मुताबिक इट हैज़ टू रिड्यूस, तो हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं लाइक दिस. और ये 0 से 1 जा रही है, इट हैज़ टू इंक्रीज, तो चलो इसको इंक्रीज कर देते हैं. ठीक, सो यानी कि एक स्लोप ये हो गया मेरा, एक डाउनवर्ड आ रही है और एक ये हो गया. ठीक, नाउ दिस पॉइंट जहाँ पे ये दोनों मीट करते हैं, x1 भी और ये भी, ये दोनों प्रेशर्स इंक्रीज मीट करते हैं, दिस इज नो, दिस पॉइंट इज द पॉइंट जहाँ पर आपकी मोल फ्रैक्शन यूनिटी हो जाएगी, यानी कि दे विल बी इन दी इक्विलिब्रियम, यानी कि दोनों बराबर आ जाएंगे. ठीक है, 50-50 कह लीजिए आप, बिकॉज यहाँ टोटल जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो 1 हो जाएगा. अब अगर ये x1 है, ये P1 है, तो ये स्लोप जो है आपको जो मिलेगी ये क्या हो जाएगी,
ये स्लोप बन जाएगी बच्चों P1, पार्शियल प्रेशर ऑफ 1। तो ये क्या बन जाएगी P2। और हमें पता है कि जब हमने P1 और P2 को प्लस किया तो दिस इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो ये बन जाएगी P टोटल विच इज इक्वल टू P1 प्लस P2। इसको आप चाहो तो नीचे ड्रॉ कर सकते हो because this is the total partial pressure of the pure component of x2. So this is how you have to read this graph। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। मोल फ्रैक्शन इस तरफ इंक्रीज करती है फॉर x2 और x1 की यहाँ पे डिक्रीज कर रही है। सो इसका ग्राफ डाउनवर्ड आएगा और अगर आप यहाँ से देखोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी इंक्लाइंड अपवर्ड, ठीक है, विद 45 डिग्री। और इसको देखोगे तो दिस का अपवर्ड, दिस इज विद 45 डिग्री दोनों, ठीक है। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 हो जाएगी। For this entire graph, the slope of the graph is this, which is the P total, and P1 plus P2 will be the total partial pressure. Here we said that x1 की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, x2 की 0 हो जाती है। तो हमने यहाँ assume किया है, this graph is performed by assuming that the pure component P2, pure component जो है आपका सेकेंड कंपोनेंट है, उसका प्योर पार्शियल प्रेशर इज मोर देन दी पार्शियल प्रेशर ऑफ 2। आप चाहो तो रिवर्स भी कर सकते हो, यहाँ x2 को 0 की जगह 1 ले लीजिए और यहाँ x1 की जगह 0 की जगह 1 ले लीजिए। तो आप इस ग्राफ को रिवर्स भी कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली द स्लोप ऑफ द ग्राफ विल बी सेम। नाउ डाल्टन इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। सो डाल्टन का थोड़ा सा डिफरेंस था। डाल्टन्स लॉ ने यहाँ पे क्या किया, ही सेड कि अगर मेरे पास ये सॉल्यूशन है और ये मेरी वेपर फेज है, ठीक है जी, और ये है मेरा लिक्विड फेज, तो रॉल्ट ने बात किया है इसके अंदर कितनी कितनी मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व है। सो दिस इज x1 एंड x2 ही इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। डाल्टन बात कर रहे हैं इस वेपर फेज की ओवर द सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि जो टोटल प्रेशर यहाँ पे आया है उसके अंदर डिपेंड करता है y1 एंड y2 कितना है। सो यहाँ से आपको ध्यान रखना है y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शंस ऑफ दिस वॉलेटाइल लिक्विड इन वेपर फेज। सो आप यहाँ लिख सकते हो y1 एंड y2 इज द मोल फ्रैक्शन of volatile liquid in vapor phase over the solution, ठीक। और इसी मोल फ्रैक्शन की बात डाल्टन करते हैं, लेकिन रॉल्ट ने इस पार्शियल प्रेशर को रिलेट किया है उस मोल फ्रैक्शन से जो लिक्विड में अवेलेबल है, ठीक। वो कहते हैं इस लिक्विड में जितनी मोल फ्रैक्शन है उस पर डिपेंड करेगा ये टोटल प्रेशर, लेकिन डाल्टन कहते हैं नहीं, कितनी वेपर प्रेशर यहाँ पर अवेलेबल है, कितने मोल्स यहाँ अवेलेबल है, उस पर डिपेंड करेगा टोटल प्रेशर इन वेपर फेज। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इन वेपर फेज। सिमिलरली partial pressure of 2 is directly proportional to the mole fraction of the volatile liquid in vapor phase। उन्होंने जब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो उन्होंने कहा कि टोटल प्रेशर जो भी होगा वो इस मोल फ्रैक्शन से रिलेट करेंगे हम। टोटल प्रेशर के अंदर इस मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करूं तो जो प्रेशर आएगा वो पार्शियल प्रेशर होगा इन वेपर फेज, ठीक है। सो उन्होंने क्या कहा था, पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, यही बात हुई थी। इसी डाल्टन के इसी रूल को रॉल्ट ने भी यूज़ किया, लेकिन मोल फ्रैक्शन डिफरेंट यूज़ किया उन्होंने। सो इसमें क्या लिखेंगे आप, P टोटल y1 प्लस P टोटल y2 इज इक्वल टू P टोटल। ऑल्सो वी नो दैट P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 विच इज इक्वल टू P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। ये हमें दिया था रॉल्ट ने, दिस इज द रॉल्ट्स लॉ इक्वेशन, है ना। कई बार एक क्वेश्चन आ जाता है, ये डाल्टन ने दे दिया, दिस इज द डाल्टन्स लॉ, और ये हो गया आपका रॉल्ट्स लॉ। कई बार क्वेश्चन क्या आ जाता है कि आप ये प्रूव कीजिए कि दोनों बराबर हैं, बिकॉज इक्विलिब्रियम जब आएगा तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल हो जाएगा।
फिर अगर हम स्टैंडर्ड से मोल फ्रैक्शन की बात करें या इससे मोल फ्रैक्शन की बात करें, देयर शुड बी नो डिफरेंस, इट शुड गिव अस द करेक्ट आंसर। दोनों का पी टोटल तो वही सेम है, बराबर होना चाहिए। इस इक्वेशन के हिसाब से तो दोनों बराबर आने चाहिए। वी हैव टू प्रूव इट। अब ध्यान से अगर हम देखें तो इसके अंदर y1 y2, इसके अंदर x1 x2, इन्हीं का डिफरेंस है। हमें मालूम है कि x1 प्लस x2 जो है दैट इज इक्वल टू 1, है ना। x1 plus x2 is equal to 1. Also we know from these two equations 1 and 2, from 1 and 2 we can say pt y1 plus pt y2 is equal to p1 naught x1 plus p2 naught x2। हम ये लिख सकते हैं इजीली, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो वी कैन से P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2, P टोटल इज इक्वल टू P1 P2, यानी कि P1 की वैल्यू ये रही, P1 की वैल्यू ये रही। तो हम कह सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू PT y1, ऑल्सो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। सो PT y1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1, बिल्कुल कह सकते हैं। तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, x1 की वैल्यू निकाली जा सकती है। So x1 is equal to pt y1 upon p1 naught. Similarly x2 is equal to pt y2 upon pt naught। ठीक है, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना बराबर किसके आएगा, 1 के। सो इसे हम रिलेट कर सकते हैं कि pt y1 upon p1 naught plus pt y2 upon p1 naught p2 naught is equal to 1, which is actually zeta 1 plus zeta 2 which is equal to 1। सो यहाँ से हम कह सकते हैं कि टोटल प्रेशर कांस्टेंट है, P1 P2 की वैल्यू कांस्टेंट है, इसीलिए ये जो आपकी मोल फ्रैक्शंस हैं दे आर इक्वल टू दीज मोल फ्रैक्शंस, राइट। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव दैट द रॉल्ट लॉ में और डाल्टन्स लॉ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस ऑफ मोल फ्रैक्शन ज़रूर है कि डिजॉल्व कितनी है और y कितनी है, यानी कि वेपर फेज में कितनी है। अब जरा रॉल्ट लॉ को हम हेनरी लॉ के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। ये बताता है वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, ठीक है, किसका, ऑफ टू वॉलेटाइल लिक्विड्स का। ठीक, हेनरी लॉ ने दिया था हमें वेपर प्रेशर ऑफ गैस इन सॉल्वेंट विच इज द लिक्विड। सो यहाँ पे गैस इन लिक्विड था लेकिन वो वॉलेटाइल नहीं है, गैस इटसेल्फ इज, ठीक है, सिर्फ गैस की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वही है, लिक्विड वॉलेटाइल नहीं था। इन्होंने कहा दैट पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन एंड टू द प्योर कंपोनेंट ऑफ द प्योर कंपोनेंट। सो हमने अभी भी देखा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इनटू द प्योर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर ले लें तो ये उसका पार्शियल प्रेशर दे देता है। ठीक, यहाँ पे क्या उन्होंने कहा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट विच इज द सॉल्युबिलिटी फैक्टर इनटू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट डिसॉल्व्ड इन वाटर और द सॉल्वेंट। सो दिस इज द सॉल्युबिलिटी फैक्टर, कितना उसमें घुला है। ठीक, सो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि zeta 1 p नॉट इज इक्वल टू के एच एंड जीटा, यानी कि ये जीटा क्या है, ऑब्वियसली दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट विच इज द सॉल्यूट। डिपेंड करता है आप किसकी बात कर रहे हैं, सो इसको हम रिलेट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ हम एक और चीज कंक्लूजन निकालते हैं दैट रॉल्ट्स लॉ इज ए स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ where solubility factor becomes equal to pressure of gas in pure form। यानी अगर मान लें ये कहते हैं कि गैस कितनी पानी में डिसॉल्व हुई, ये कह रहे हैं कि एक वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व हो रहा है। सो उन्होंने क्या कहा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉलेटाइल एक लिक्विड की देख लें अगर हम,
और उसका पार्शियल प्रेशर एज अ प्योर कंपोनेंट देखें तो वो सॉल्युबिलिटी फैक्टर और उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर आ जाएगा। अब अगर ये फैक्टर मेरा KH 1 हो जाए, सो वी कैन से दैट x1 P1 नॉट इज इक्वल टू x1, ये भी कहा जा सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर ये दोनों ही बराबर हैं, सो वी कैन से दैट P1 नॉट इज इक्वल टू KH। आई मीन दोनों इक्वेशंस हो सकती हैं। यहाँ KH की मैंने वैल्यू 1 ले ली, और अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूँ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट इज इक्वल टू इट्स सॉल्युबिलिटी फैक्टर। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं ताकि हमें ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हो जाएं। It says vapor pressure of chloroform and dichloromethane at given temperature are 200 mm of mercury and 415 mm of mercury respectively. ध्यान से सुनिए, वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे है। सो ये जो प्रेशर्स मिले हैं आपको, ये कौन से हैं? दीज आर दी प्योर प्रेशर्स ऑफ these components. Calculate the vapor pressure of the solution यानी कि टोटल प्रेशर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन एट 298 केल्विन। अब वो कहता है कि मुझे ये बताइए कि अगर मैं इनका प्योर कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर आपको गिवन है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इतने ग्राम में अगर डिजोल्व करती हूँ तो आपको क्या प्रेशर मिलेगा। दूसरी आपको फाइंड आउट करनी है मोल फ्रैक्शंस ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। यहाँ दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले वाली सिचुएशन में देखो क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास निकालिए, ठीक है, आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स मिल गए, प्योर प्रेशर आपको मालूम ही है, आप कैलकुलेट करेंगे तो सिंपल आप इसमें रॉल्स लॉ लगाइए, P1 इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1। x1 कैसे निकालोगे, इसका मोल मिल गया, इसका मोल मिल गया, दोनों को ऐड करो, टोटल मोल्स आ गए। फ्रैक्शन निकालना है, एक का मोल ले न्यूमरेटर में ले लो, टोटल को डिनोमिनेटर में ले लो, मोल फ्रैक्शन आ गई। आई होप यू नो हाउ टू कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। उस मोल फ्रैक्शन को आप प्योर प्रेशर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पार्शियल प्रेशर मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, और ये वो प्रेशर है जो इसके कॉन्सेंट्रेशन या इसके मोल्स लिक्विड फेस में है उससे, ठीक है। उसके बाद वो पूछता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। अब ये वेपर फेज कौन सा है? डाल्टन वाला। यू हैव टू कैलकुलेट वाई। आपने टोटल प्रेशर निकाल दिया, ठीक है, आपको Y2 निकालना है। P1 आप इसी इक्वेशन से P1 निकालिए और P2 निकालिए और उसको यहाँ यूज़ कीजिए। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। इट सेज कि आपके पास क्लोरोफॉर्म है जिसका कि पार्शियल प्रेशर आपको गिवन है 200 mm ऑफ Hg। दूसरा आपके पास है डाइक्लोरोमीथेन, मैंने उसको ऐसे ही नंबर 2 दे दिया है, विच इज़ 415 mm ऑफ मर्करी एंड दिस इज़ एट 298 केल्विन विच इज़ द स्टैंडर्ड टेम्परेचर, ठीक है। इसीलिए क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे है और अकेले अकेले का दिया है तो ये प्योर कंपोनेंट का प्रेशर हो जाएगा। नाउ ही सेज दिस इज़ गिवन टू यू, ठीक है। अब वो ये कहते हैं कैलकुलेट कीजिए, क्या फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट कीजिए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यू हैव टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर सोच के ये मत सोच लीजिएगा कि वेपर फेज में निकालना है। ही सेज वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। जब आपको वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन देना है इसका मतलब वॉलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन है, तभी वेपर्स बन रहे हैं। इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई रॉल्स लॉ इक्वेशन, ठीक है जी। अब देखिए क्या कहता है, फाइंड करना है वेपर प्रेशर इन अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर मिक्सचर क्या है, आपको गिवन मास है क्लोरोफॉर्म का 25.5 ग्राम और आपको गिवन मास है डाइक्लोरोमीथेन का विच इज़ 40 ग्राम। यहीं से आप मॉलिक्यूलर मासेस ले लीजिए। क्लोरोफॉर्म का क्या हो जाएगा, कार्बन है तो 12 + 1 + 35.5 का 3 टाइम्स, इन सब को टोटल करेंगे। सिमिलरली यहाँ करेंगे 12 + 2 + 35 का ट्वाइस करेंगे तो इट विल बिकम 71। सो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, 2 2 4 और 1 5, 7 और 1 8, 85 ग्राम्स। और इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 12 + 1 13 + 6 and 10 7 3 10 106.5। सो इट कम्स आउट टू बी
119.5 ग्राम। ठीक है जी। यहाँ से आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, सो इट विल बी 25.5 डिवाइडेड बाय 119.5 एंड दिस इज 85 डिवाइडेड बाय 119.5। कैलकुलेशन करना बहुत आसान है, आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, आप ये डेसिमल प्लेसेस को छोड़ दीजिए दो, इसमें आप इसको राउंड फिगर बनाइए। 120 हो जाएगा, 12 को डिवाइड किया जा सकता है आराम से, 12 से 25 को आप डिवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको राउंड ऑफ करके कैलकुलेशंस करनी आती हों, क्योंकि अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दीज न्यूमेरिकल्स। सो आप इसमें देखिए 5 है, आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ा है क्लास 11 में चैप्टर नंबर 1 में। तो जब आप इसको करेंगे तो क्या होगा, 120 हो जाएगी। 120 मैं ज़ीरो को भी हटा रही हूँ, तो 12 से अगर मैं डिवाइड करूँ, 12 दूनी 24, 10 बचा। ठीक है, 12 दूनी 24, 10 बना, तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इट विल कम आउट 0.21 समवेयर। ठीक है, और ओके जी हाँ ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा, 120 से आप 85 को डिवाइड कीजिए, 12 से आप 85 को डिवाइड करें, 12 12 मैं इसलिए ले रही हूँ, ऑब्वियसली इट इज़ 120। ठीक है, सो 12 7 84, ओके 120 ओके 2 से 2 4 सा, सो इट इज़ गोइंग टू बी राउंड वेट 0.47 मोल्स। ठीक है, सो हमें N1 N2 मिल गया। नाउ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ले लें। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, दैट इज इसको N1 करो, इसको N2 कर देते हैं। ठीक है, तो N1 प्लस N2 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0.21 प्लस 0.47 विच कम्स आउट टू बी 8 6 0.68 मोल्स। ठीक है जी, टोटल नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। नाउ आप x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द मोल्स। x2 निकालिए, 0.47 डिवाइडेड बाय 0.68। अब मुझे उम्मीद है कि आपको कैलकुलेशंस करनी आ जाएंगी, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू। सो आप देखिए, मैं अगर इन फिगर्स को हटा दूँ, राउंड ऑफ करना हो तो ये 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो इट विल समवेयर अराउंड 0.3 आंसर आएगा इसका। ठीक है जी, और इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बिकम ओके 6 6 3 18। ठीक है, 6 से हम 7 7 and 4 7 and 4 7 6 are 48 7 6 are 42 7 6 are 42 ओके, सो इट विल बी राउंड समवेयर 6.88। ठीक है जी, तो ये आ गया आपके नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शन मिल गया मुझे, मैंने 1 और 2 लिखा है, प्लीज़ मेक श्योर आप यहाँ पर पहले ही मार्क कर लें, ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म का निकल गया, डाइक्लोरोमीथेन का निकल गया। नाउ हमें निकालना क्या था, वी हैव टू कैलकुलेट वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन, यानी टोटल वेपर प्रेशर आपको बताना है। टोटल वेपर प्रेशर के लिए मुझे इक्वेशन लगानी कौन सी है, रॉल्स लॉ इक्वेशन। किसी भी एक मोल फ्रैक्शन को आप यूज़ कर सकते हो, जिसका भी मोल फ्रैक्शन यूज़ करोगे उसका जिसका मोल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे उसके दूसरे कंपोनेंट का प्योर प्रेशर बाहर लेंगे आप। ठीक है, P2 प्लस x1 मल्टीप्लाइड बाय P1 नॉट माइनस P2 नॉट। तो आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि जिसकी मोल फ्रैक्शन लोगे आप उसको पॉजिटिव वैल्यू देनी है, और जिसका मोल फ्रैक्शन आप बाहर ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो, उसको दूसरे को आपको नेगेटिव कर देना है। तो आप सिंपल याद रखिए, जिसको आप मोल फ्रैक्शन को जिसको यूज़ करोगे उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा मान के चलिएगा। ठीक, ज़्यादा नहीं, मतलब इस इक्वेशन में P1 माइनस P2 लेना पड़ेगा। मान लीजिए अगर मैं यही इक्वेशन ये ले लेती, P1 नॉट प्लस x2 यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यूज़ करती, तो क्या लिखती मैं, जिसकी मोल फ्रैक्शन उसका पार्शियल प्रेशर प्योर कंपोनेंट का पहले और उसके बाद का बाद में। तो आप किसी से भी सॉल्व कर सकते हो, दोनों से आंसर आपको वैल्यू करेक्ट मिलेगी। चलिए हम लोग चलो इसको यूज़ कर लेते हैं। सो P टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास, P1 गिवन है मुझे 200, मोल फ्रैक्शन निकाल ली थी मैंने 0.68, P2 कितना है 415 और P1 कितना है 200। सो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 प्लस 0.68 मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, 200 215। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, आराम से सॉल्व हो जाएगा। 200 प्लस
तो चलिए इसको आगे देखते हैं कैलकुलेशन। चलिए आपको एक आज ट्रिक और सिखाते हैं, हाउ टू कैलकुलेट दिस मल्टीप्लिकेशंस। आसान हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगे, ना अच्छा लगे तो आपका अपना ट्रेडिशनल मेथड है ये। सो 6 2 ज़ा 12, 6 1 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 and 8 5 ज़ा 40. Now what you have to do is just add 0, 8 और 4 12 का 2 ऊपर है 1, तो 6 दूनी 12 और 3 15 और 1 16 का 6 ऊपर है 1, तो 2 और 1 3 और 1 4, 4 और ये आया 1. So it is going to be 146 with 2 decimal places this. So 146, क्योंकि मैंने अप्रॉक्सीमेशन से कैलकुलेशन की है तो थोड़ी बहुत वेरिएशन आ सकती है। सो इसका आंसर टोटल कितना आ जाएगा आपके पास, 200 यू हैव टू ऐड, तो 346.20 mm ऑफ मर्करी विल बी द टोटल प्रेशर इन द सॉल्यूशन। हमें टोटल प्रेशर मिल गया और हमें पता है चाहे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर ले लें हम या वेपर फेज का टोटल प्रेशर ले लें, वो सेम है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यूजिंग डाल्टन्स लॉ इक्वेशन हमने क्या करेंगे, हमने कहा था P1 इज इक्वल टू पी टोटल इंटू Y1। अब मुझे P1 भी मालूम है, मुझे P टोटल भी मालूम है और मुझे Y1 कैलकुलेट करना है। सो इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू कैलकुलेट नाउ। सो Y1 विल बी इक्वल टू P1 अपॉन P टोटल एंड सिमिलरली Y2 विल बी इक्वल टू P1 अपॉन PT। बट मेरे पास अभी एग्जैक्टली P1 आया नहीं, हमने P टोटल कैलकुलेट किया है। सो P1 को कैलकुलेट करने का और क्या तरीका था मेरे पास, आई नो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट X1, करेक्ट। सो यहाँ से हम P1 की वैल्यू वहाँ पुट कर सकते हैं। सिमिलरली P2 इज इक्वल टू P नॉट टू X2। सो अगर मुझे Y1 निकालना है तो ये वैल्यू वहाँ पुट कर दे, P1 नॉट X1 अपॉन P टोटल and Py2 will be equal to P naught to X2 upon P total. What is P1 naught? It is 200 and what is X1 naught जो हमने निकाली है, it is 0.47 upon P total. P total हमने निकाला है 346.20, ठीक। सिमिलरली ये आ गया आपका Y1, यहाँ से आपको Y1 की मोल फ्रैक्शन मिल जाएगी और Y2 निकालेंगे तो we have 415 multiplied by 0.68 divided by 346.20। सो यहाँ से आपकी Y1 की वैल्यू कैलकुलेट करके आ जाएगी 0.18 और Y2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 0.82। आपको दोनों कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो X1 हो चाहे वो X2 हो। दिमाग लगाइए, Y1 प्लस Y2 इट इज़ अ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। एक कैलकुलेट कर लिया आपने, लेटर से 1.8 कैलकुलेट की है और Y2 निकालनी है, तो आप सीधा 1 में से 0.18 माइनस कीजिए, आपको एग्जैक्ट आंसर 8.82 मिलेगा जो यहाँ पर मैच करता है, ठीक है। हम एक और कंक्लूजन निकालते हैं। देखिए हमने कहा P1 नॉट इज इक्वल टू 200 mm और P2 नॉट क्या था, 415 mm। अब आप देखिए जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा, मोर वॉलेटाइल होगा, करेक्ट। अब आप ये भी देखिए आपको X2 क्या मिला है 0.68, आपको Y2 क्या मिला है 0.82, X1 क्या मिली थी आपको 0.21 और Y1 क्या मिली है 0.18। यहाँ से आप ये देखिए जो ज़्यादा वॉलेटाइल है उसकी मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है जी। सो अगर क्वेश्चन कहीं आ जाए और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए और आपसे ये पूछा जाए इनमें से किसकी मोल फ्रैक्शन ज़्यादा मिलेगी, तो बहुत आराम से आप उनका प्योर कंपोनेंट का प्रेशर देख के उनकी वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखते हुए आप बता सकते हो कि इस सॉल्यूशन के अंदर किसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा आएगा। सो आप ध्यान रखिएगा दैट द मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम, mole fraction at equilibrium will be more of volatile component
मोल फ्रैक्शन एट इक्विलिब्रियम विल बी मोर ऑफ वॉलेटाइल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन. Mole fraction at equilibrium will be more of volatile component in the solution. So ये आपने कंक्लूजन ध्यान रखना है, ये काम आने वाला है आपको कॉम्पिटिशन्स में, जहाँ आपको मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप उसके प्योर कंपोनेंट के प्रेशर को देख के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं वेपर प्रेशर of solutions of solid in liquid. इसमें हमने ध्यान क्या रखना है, देखो इस केस में जो आपको प्रेशर मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड से मिलेगा, बिकॉज लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट, और यही आपका वॉलेटाइल भी है. सॉलिड क्या है, सॉल्यूट, एंड दिस इज नॉन वॉलेटाइल. क्योंकि हमें मालूम है कि आपका जो वॉलेटाइल, सॉरी द स्पेलिंग्स ओके, वॉलेटाइल, ठीक है. दिस सॉलिड जो है वो नॉन वॉलेटाइल है, लिक्विड जो है वो वॉलेटाइल है, इसलिए इसमें जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो प्योरली आपके सॉल्वेंट की वजह से आएगा. तो आप इसमें इस तरह से ध्यान रख सकते हो, दिस इज द लिक्विड फेज. अब इसमें एक चीज़ और आप बार बार मैं बता दूं, ध्यान रखिएगा, जब वेपर प्रेशर की बात कर रहा है तो उसको देख के सीधा वेपर फेज में मत चले जाइएगा, ध्यान से पढ़िएगा उसको. ही इज टॉकिंग अबाउट वेपर प्रेशर एंड नॉट द फेज. वेपर प्रेशर तो यहाँ भी आएगा, वॉलेटाइल लिक्विड जब उड़ेगा, ठीक है, तो वेपर बनाएगा, तो वेपर तो इस लिक्विड फेज में भी है, क्योंकि आप कोल्ड ड्रिंक देखिए, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सड है, करेक्ट, तो वेपर प्रेशर तो वहाँ भी आ रहा है, लेकिन वो लिक्विड गैशियस फॉर्म में तो नहीं है, दैट इज दी लिक्विड कंटेंट यानी सॉल्यूशन के अंदर डिजॉल्व है, ठीक है. सो वहाँ फेज ध्यान रखना है, दिस इज द वेपर फेज और ये है लिक्विड फेज, दोनों में वेपर प्रेशर आपको मिलेगा. अब यहाँ से क्या हो रहा है, जो प्रेशर मिल रहा है इट इज प्योरली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट. सो अगर हम प्योर देखें, प्योर कंपोनेंट देखते हैं आपका लिक्विड, तो उसका जो भी वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी मोर, मैक्सिमम रहेगा. लेकिन जब वो मिक्सचर में आता है यानी एक सॉल्यूशन में आ जाता है जिसके अंदर एक सॉलिड भी है और एक लिक्विड भी है, इस केस में क्या होगा कि आपका जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट था वो मिक्सचर से ज़्यादा हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. ऐसा क्यों होगा, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज़ नॉन वोलेटाइल, वो उड़ेंगे तो है नहीं, ठीक है, बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज़ नॉन वोलेटाइल एंड सॉल्वेंट आर ऑन द सरफेस. डेफिनेटली ये तो है नहीं है कि सरफेस पे सिर्फ आपका सॉल्वेंट है, वहाँ सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है मिक्सचर के अंदर. इस केस में क्या रहेगा, सरफेस के ऊपर पहले अकेला तो घूम रहा था, अभी उसको उसकी जगह शेयर करनी पड़ रही है, तो जब वो सॉल्वेंट के साथ शेयर करेगा देन पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट ऑन सरफेस इज लेस नाउ, ठीक है जी. Therefore decrease in vapor pressure of solvent depends only on quantity of non volatile solute than its नेचर. सॉल्यूट कैसा है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है, डिपेंड ये कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन उसकी कितनी ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा सॉल्यूट डालेंगे उतना ही वेपर प्रेशर आपके सॉल्वेंट का कम हो जाएगा, बिकॉज सॉलिड जो है वो सरफेस के ऊपर स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा. आप इसको ऐसे देखो, अगर मान लो आपके पास 1 किलो पानी है, ठीक है, विच इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट. अब इसके अंदर आपने क्या किया है,
लगभग आपने 1 मोल शुगर डाल दिया या 1 मोल यूरिया डाल दिया या कोई और चीज़ डाल दी, ठीक है जी। इस केस के अंदर क्या होगा, द वेपर प्रेशर इज नियरली सेम। क्यों सेम है, क्योंकि वॉलेटाइल कौन है, सिर्फ पानी, शुगर तो है ही नहीं है, तो वेपर प्रेशर सेम रहेगा, चेंजेस नहीं आते। लेकिन अगर सॉल्वेंट, क्योंकि चाहे शुगर डालो चाहे यूरिया डालो, ठीक है, दोनों केसेस के अंदर वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। चलो इसमें देखते हैं, लेट अस से इसका रिड्यूस होके वेपर प्रेशर से 200 हो गया, mmHg हो गया, ठीक है, इसका भी 200 mmHg हो गया। इसमें हुआ क्या, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने शुगर डाला या यूरिया डाला, मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम थी। एक ही मोल इसका डाला, एक ही मोल इसका डाला, दोनों ने इस सरफेस को उतना ही ऑक्यूपाई किया जितना कि शुगर ने करना था, उतना ही आपका यूरिया ने किया। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन जो सॉल्वेंट की वो है रिड्यूस कर दी यहाँ, कहाँ, ऑन सरफेस। ऑन सरफेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट जो है वो रिड्यूस कर दिया। अब हमें मालूम है वेपर फेज में जाने के लिए उसको सरफेस के पार्टिकल से तो मूव करेंगे। आप यूँ भी समझ सकते हो, सॉल्वेंट के लिए सरफेस एरिया कम कर दिया, क्योंकि सरफेस एरिया किसने ऑक्यूपाई कर लिया, सॉल्यूट ने, ठीक है। एज अ रिजल्ट वेपर प्रेशर विल रिड्यूस। मगर कितना रिड्यूस होगा, शुगर डाला तो कितना होगा, यूरिया कितना डाला होगा, दोनों में सेम होगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। डज नॉट मैटर कि शुगर डाला या यूरिया डाला, उसकी नेचर पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करता है, क्वांटिटी ऑफ, डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, उस पे डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट इज द मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इसके बाद हम देखेंगे आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस क्या हैं, व्हाट इज़ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, किस तरह से वो वेरी करती हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। टिल देन एन्जॉय योर सेल्फ, कीप स्टडिंग, स्टे सेफ।